भाषा एवं पाठ्यक्रम में हम मौखिक अभिव्यक्ति पढ़ रहे हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के हमने जैसे उसके अर्थ को पढ़ लिया है, इसे कहते हैं हम मौखिक अभिव्यक्ति। इसके अलावा मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, क्या मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण का महत्व है, इसे हम आज पढ़ेंगे। और मौखिक अभिव्यक्ति जो शिक्षण है इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो महत्व है उसे आज हम पढ़ लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। जैसे हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी कि किस तरह से मौखिक अभिव्यक्ति में स्पष्टता होनी चाहिए, वाक्यों को किस तरह से सरल ढंग से बोधगम्य ढंग से स्पष्ट करना चाहिए। कठिन वाक्यों के माध्यम से हमें अपनी बात को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बोधगम्य भाषा को समझता है। हो सकता है आपके उन कठिन शब्दों से जैसे उन कठिन शब्दों के अर्थ को वह नहीं जानता हो, तो आप जिस संदेश को या जिस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं उस बात की स्पष्टता में कहीं बाधा उपस्थित हो, तो इस दृष्टि से जैसे कल मैंने विशेषताएं बताई थी कि किस तरह से स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए, बोधगम्यता का ध्यान रखना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के समय एक उचित प्रभाव भी होना चाहिए बोलने में। एक तरह से ये नहीं है कि तुरंत ही हम अपनी बात को स्पष्ट कर देते हैं, उसे एक बहुत धीरे भी ना बोलें और बहुत तीव्र गति से भी नहीं बोले। एक स्पष्ट सही प्रवाह होना चाहिए, गतिशीलता ठीक होनी चाहिए। बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार हमें करना है, किस तरह की शिष्ट भाषा का प्रयोग हमें करना है, तो इस शिष्टता का ध्यान भी हमें मौखिक अभिव्यक्ति के समय करना चाहिए। जो हम अपनी जैसे मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक भाषा के माध्यम से ही हम व्यक्त करते हैं, तो उस मौखिक भाषा में किसी भी प्रकार के जो लोकाचार में एक तरह से प्रयुक्त होने वाले शिष्ट शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अशिष्टता को उसमें समावेशित नहीं होने देना चाहिए, तभी हमारी जो अभिव्यक्ति है वह एक तरह से विशेष रूप से प्रभावी होगी और हम अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को स्पष्ट ढंग से सही ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो सकेंगे। तो इस तरह से किस तरह से जो मैंने ये मौखिक अभिव्यक्ति है इसकी इन विशेषताओं को बता दिया था, साथ ही एक तरह से मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व भी हमें स्पष्ट करना है। हालांकि जब हमने मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य लिख लिए हैं, उसकी विशेषताएं लिख ली हैं, तो उसके आधार पर मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व भी निर्धारित हो जाता है। उन्हीं के आधार पे मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व को हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होने से किस तरह से हमारे जीवन में किस तरह से उसका प्रभाव एक तरह से हमें पता लगता है और उसकी हमारे जीवन को संचालित करने में किस प्रकार उसकी सहायता हमें मिलती है। इस दृष्टि को आधार मानकर एक तरह से मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व का निर्धारण किया गया है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें मौखिक अभिव्यक्ति है, ये मौखिक अभिव्यक्ति जिस मौखिक भाषा से बोली जा रही है, तो वो एक तरह से लिखित भाषा का क्या होती है, आधारशिला होती है। तो इसी आधार पर मौखिक अभिव्यक्ति को हम महत्व है या मौखिक अभिव्यक्ति की जो मौखिक भाषा है उसके महत्व को बता देंगे कि किस तरह से लिखित भाषा का यह मुख्य आधार होती है। क्योंकि लिखित भाषा बोलने के बाद ही लिखी जाती है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि मॉन्टेसरी ने किस तरह से लिखने को पढ़ने के बाद किस तरह से स्पष्ट किया है कि एक तरह से पहले बालकों को पढ़ना बोलना सिखाया जाता है, फिर लिखना सिखाया जाता है। तो एक तरह से जो मौखिक भाषा है, यानी जब तक हम बोलेंगे नहीं तो क्या बोल रहे हैं, तो अगर बोल रहे हैं उसी को हमें लिखना है, तो जब तक बोलना हमारा स्पष्ट नहीं होगा तो लिखना तो स्पष्ट होना संभव ही नहीं है। तो शुद्ध और स्पष्ट बोलना, सही बोलना हमारे लिखने के आधार को भी प्रभावित करता है। इस आधार पर हम इस महत्व को भी लिखेंगे कि जैसे मौखिक भाषा है, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक भाषा से ही बोली जाएगी,
इसलिए हम लिखेंगे यहाँ मौखिक भाषा लिखित भाषा का आधार होती है या लिखित भाषा की आधारशिला होती है। मौखिक भाषा लिखित भाषा की आधारशिला होती है। इसी तरह से दूसरे महत्व की हम बात करते हैं। तो भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा की शिक्षा से ही प्रारंभ की जाती है। यह भी मुख्य बात है कि मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक भाषा के माध्यम से ही जो शिक्षा का प्रारंभिक रूप है वह स्पष्ट होता है। तो इसी के आधार पर शिक्षा का प्रारंभ भी होता है। तो हम लिख देंगे भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। मौखिक भाषा सरल और शीघ्रता से समझी जा सकती है, क्योंकि बालक है वह मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात जिस तरह से मैंने अर्थ में बताया था कि बोलने को ही अभिव्यक्ति कहते हैं, तो बालक प्रारंभिक रूप से ही मुख से अपने भावों और विचारों को अपनी जो घर की भाषा होती है अर्थात जो उसकी वहाँ की मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली भाषा होती है उसी में वह अपने भावों को विचारों को अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करना सीखता है। जब शिक्षा का प्रारंभ भी उसी भाषा में किया जाता है, उसी मौखिक भाषा में किया जाता है, तो बालक की शिक्षा भी एक तरह से आसान हो जाती है। तो शिक्षा के जो भी एक तरह से जो भी उससे ज्ञान बालक को दिया जा रहा है तो उस ज्ञान को समझने में बालक को आसानी रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा सरलता से और शीघ्रता से सीखी जा सकती है। मौखिक भाषा सरलता से या शीघ्रता से सीखी जा सकती है। इसी तरह से मौखिक अभिव्यक्ति का और आगे महत्व पढ़ें हम तो जैसे जो लिपि है, लिपि के आविष्कार के बाद ही मौखिक भाषा को लिखित भाषा में बदला गया है, उसे लिखित अभिव्यक्ति का आधार दिया गया है। मौखिक अभिव्यक्ति के बाद हम लिखित अभिव्यक्ति भी पढ़ेंगे। जैसे हमने मौखिक भाषा पढ़ा है, लिखित भाषा पढ़ा है, इसी तरह से मौखिक यहाँ हमने मौखिक नहीं लिखा है, क्या और देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है ना। इस तरह से जैसे मौखिक क्या लिखना रह गया था, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व लिख रहे हैं। तो इसी तरह से जो मैं भी स्पष्ट कर रही थी, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति हम पढ़ रहे हैं इसी तरह से लिखित अभिव्यक्ति भी पढ़ेंगे। जैसे मौखिक भाषा के बाद हमने लिखित भाषा को पढ़ा है, इसी तरह से जैसे लिखित अभिव्यक्ति है तो उसका आधार क्या रहा है, लिपि रहा है। जैसे जो ध्वनि है, ध्वनि चिन्ह है, ध्वनि शब्द है, उनको एक आधार दिया गया है किस तरह के ध्वनि चिन्ह के माध्यम से उन्हें लिखा जा सकेगा। तो इस आधार पर लिपि का आविष्कार किया गया है। लिपि किसे कहते हैं हम, लिखने के ढंग को कहते हैं, यानी जो हमारे ध्वनि चिन्ह है उनको किस प्रकार लिखा जा रहा है। तो इस
लिखने के तरीके को, लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, उसी में इसे लिखा जाता है। तो इस आधार पर जो लिपि मौखिक भाषा है उसे लिपि का रूप देकर ही लिखित भाषा में बदला जाता है और उसी के आधार पर वह स्थायित्व भी प्राप्त कर लेती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं मौखिक भाषा है वह लिपि के आधार पर लिखित अभिव्यक्ति का रूप पा करके या लिखित भाषा का रूप पा करके एक तरह से वह स्थायित्व को प्राप्त हो जाती है, स्थायित्व को धारण करती है। तो यह भी एक तरह से मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व का ही निर्धारण करती है कि किस तरह से उसे एक स्थायित्व रूप प्राप्त होता है। तो हम इसे लिख लेंगे कि मौखिक भाषा, चौथे को लिखेंगे मौखिक भाषा, मौखिक भाषा लिपि के आधार पर लिखित रूप धारण करती है। धारण करती है। इसी तरह से अगला महत्व लिखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का कि मौखिक भाषा ही जैसे अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितनी बार हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि मौखिक अभिव्यक्ति क्यों सरलतम माध्यम है, क्योंकि बालक प्रारंभिक रूप से अपने मुख की भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करता है। अन्य के विचार और भावों को भी वह मुख की भाषा, मौखिक भाषा में ही सीखता है। मातृभाषा में ही सबसे पहले वह अपने भावों को सीखना प्रारंभ करता है। तो उसकी जो मुख की भाषा, मौखिक भाषा है, जो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति है, वही उसका एक तरह से सीखने का कहें सरलतम माध्यम होता है। मौखिक भाषा में ही मनुष्य अपने भावों को स्वाभाविक रूप से दूसरों के सम्मुख व्यक्त करने में, प्रकट करने में अधिक रूप से सक्षम होता है। स्वाभाविकता तभी आती है जब वह अपनी मौखिक भाषा में ही अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। तो इस दृष्टि से भी मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति ही मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बालक सरलतम ढंग से अपने सरलतम व स्वाभाविक ढंग से या कहें माध्यम से बालक स्वाभाविक रूप से अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम होता है। रूप से अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम होता है। इसी तरह से आगे हम बात करें कि किस तरह से दैनिक जीवन में हमारे समस्त क्रियाकलाप हैं उनमें भी मौखिक भाषा ही प्रयुक्त होती है। पारिवारिक परिवेश में भी उसी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए
बताया गया है कि दैनिक जीवन में मौखिक भाषा भी प्रयुक्त होती है। इसी तरह से मौखिक भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करके जैसे जो नवीन तथ्य हैं और नवीन बातें हैं उनकी जानकारी भी की जा सकती है और बालक अपने ज्ञान की वृद्धि भी कर सकता है अपनी इसी भाषा के आधार पर, क्योंकि मौखिक भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है और किसी प्रकार से जैसे अनुभवी व्यक्ति से, महापुरुष से, किसी तरह के ज्ञानवान व्यक्ति से, किसी विद्वान व्यक्ति से किस तरह के वार्तालाप को वह कर रहा है, तो अपनी इसी भाषा के माध्यम से अपनी ज्ञान की वृद्धि भी वह कर पाता है। तो हम यह भी बता सकते हैं मौखिक भाषा के माध्यम से मौखिक भाषा के माध्यम से वह अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। वह से अर्थ बालक से है, विद्यार्थी से है, वह अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। ठीक है। इसी तरह से जैसे जो सामाजिक जीवन में किस तरह से बालक को, विद्यार्थी को अपने समाज में समन्वय स्थापित करना पड़ता है, अपने आप को समायोजित करना पड़ता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो इस दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी उसे अपनी मौखिक भाषा का ही सहारा लेना होता है। तो इस तरह से उसके सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए या कहें कि सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भी मौखिक भाषा या मौखिक अभिव्यक्ति की अहम भूमिका होती है। बालक को सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए या करने में वह सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने में, सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने में मौखिक भाषा की अहम भूमिका होती है। करने में मौखिक भाषा की अहम भूमिका होती है। इसी तरह से
आज वर्तमान समय में भी जैसे हम बात करें राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से भी मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। किस प्रकार राजनेता है अपने मुख की वाचालता से, मौखिक भाषा की वाचालता से किस तरह से जनता को, जिनसे उन्हें अपने पद के लिए वोट की आवश्यकता होती है, तो अपनी वाचालता के माध्यम से, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से किस तरह से वह उनका मत हासिल करने में सफल हो जाते हैं। तो वहाँ भी मौखिक अभिव्यक्ति ही सहायक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन की सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से भी मौखिक भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और कहें जैसे मौखिक अभिव्यक्ति है, इसके द्वारा बालक के विचार, भाव, मनोवृत्तियों का भी पता चलता है कि किस तरह के उसके भाव हैं, कि किस तरह से वह अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है। तो उसके मन के भावों को भी स्पष्ट रूप से, सरलता से समझा जा सकता है और फिर समझकर उसके उन भावों से संबंधित उसके विकास को भी अग्रसित किया जा सकता है, उसके विकास को भी और अधिक प्रेरित किया जा सकता है। तो हम और बता देंगे कि किस तरह से जैसे राजनीतिक जीवन की सफलता में भी मौखिक भाषा की अहम भूमिका होती है। राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से, सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से भी मौखिक भाषा की महत्ता निर्धारित होती है। राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से भी मौखिक भाषा का या कहें मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व होता है। मौखिक भाषा का महत्व होता है। ठीक है, इस तरह से हमने मौखिक भाषा के महत्व को पढ़ लिया है। ये निर्धारित हो गया है कि किस प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति एक तरह से हमारे सफल जीवन के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति के बाद हम लिखित अभिव्यक्ति पढ़ेंगे। वो जैसे लिखित भाषा को हमने पढ़ा था, तो किस प्रकार से लिखित भाषा की आवश्यकता होती है मौखिक भाषा के साथ साथ उसके स्थायित्व के लिए। इसी तरह से लिखित अभिव्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। तो लिखित अभिव्यक्ति के बारे में हम कल पढ़ेंगे।